और अब खबर नोएडा से है, जहां सुपर फ्रॉड वेब ग्रुप का एक और कारनामा सामने आया। आपको बता दें कि इस वेब ग्रुप ने एक स्कूल को लेकर अवैध तरीके से उसका निर्माण कराया। जेनेसिस ग्लोबल स्कूल सेक्टर 132 में खड़ा कर दिया अवैध स्कूल। और शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा ने स्कूल के लिए गांव की जमीन ली है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार मामले की शिकायत की। 2015 में जिला प्रशासन ने इसे ध्वस्त करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन जालसाज पोंटी चड्ढा के बढ़े रसूख के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पोंटी चड्ढा और बेटे मोंटी चड्ढा ने लगातार काली कमाई डकार ली। प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा काला खेल खेला गया। शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के सामने प्रशासन भी मौन हो गया। उसके बाद नोएडा गाजियाबाद में घर देने के नाम पर निवेशकों को जमकर लूटा गया। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वेब ग्रुप का भयानक आतंक लगातार बना हुआ है। पूरा काला खेल खेला गया है। अवैध रूप से स्कूल का निर्माण कराया गया और प्रशासनिक कार्रवाई भी इन पर नहीं हुई, क्योंकि रसूख इतना बड़ा है कि प्रशासनिक अमला भी कार्रवाई करने से बचता हुआ दिखाई दिया। पहले नोएडा, उसके बाद गाजियाबाद में निवेशकों को भी लूटा गया है। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में भी वेब ग्रुप का भयानक आतंक देखा गया। जालसाज पोंटी चड्ढा और मोंटी चड्ढा ने जनता को खूब लूटा है। जनता को बेवकूफ बनाकर फ्रॉड बाप बेटों ने खूब लूट की है। चले ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, काला खेल किस तरीके से खेला गया। 2015 में जेनेसिस स्कूल का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था। जांच में पाया गया कि स्कूल खेल मैदान की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की और नोटिस भी जारी किया। प्रशासन ने वेब ग्रुप पर 10 करोड़ 70 लाख का जुर्माना भी लगाया, लेकिन अब तक ना तो स्कूल हटा है और ना ही जुर्माना वसूला गया। नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने स्कूल खाली करने के आदेश भी दिए, लेकिन दबंग पोंटी चड्ढा और मोंटी चड्ढा के रसूख के सामने प्रशासन भी बौना साबित हुआ है। सेक्टर 132 में चल रहे अवैध स्कूल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस स्कूल में पढ़ रहे हजारों बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। कभी भी स्कूल पर तलवार गिर सकती है, बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, लेकिन लगता है प्रशासन को उससे कोई सरोकार नहीं है। मोंटी चड्ढा का ये काला चिट्ठा एक के बाद एक खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में भी वेब ग्रुप का भयानक आतंक बरपा है। जालसाज पोंटी चड्ढा और मोंटी चड्ढा ने जनता को खूब लूटा है। जनता को बेवकूफ बनाकर फ्रॉड बाप बेटों ने खूब लुटाई मचाई है। वेब ग्रुप वाले लोगों को सपने दिखाता रहा और उसके बाद चाकू घोंप देता है। वेब ग्रुप में अपनी जमा पूंजी लुटाकर बायर्स आज भी रो रहे हैं। ना तो वेब ग्रुप पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही बायर्स का पैसा लौटा है। पोंटी चड्ढा, मोंटी चड्ढा ने एक रिटायर्ड कमिश्नर को भी लूट लिया, तो किसी को नहीं छोड़ा है। हर किसी के साथ जालसाजी की गई है। वेब ग्रुप का ये काला चिट्ठा हम आपको बता रहे हैं। परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और पूरा काला खेल सामने आ रहा है। वेब ग्रुप ने हर कदम पर लोगों को गुमराह किया है। वेब ग्रुप ने हर कदम पर गुमराह किया है लोगों को। बायर्स से 85% पैसे लेने के बावजूद भी अभी तक पोजेशन नहीं दिया गया। पोंटी चड्ढा ने नोएडा प्राधिकरण में 10% रकम जमा कराई। एनसीआर में 152 एकड़ में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। पोंटी चड्ढा ने बड़े बड़े विज्ञापन दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में लगवाए। सेक्टर 32 नोएडा में बड़े प्रोजेक्ट में 4000 बायर्स ने पैसा लगाया। उसके बाद 152 एकड़ जमीन में 110 एकड़ जमीन प्राधिकरण को वापस कर दी गई। सिर्फ 42 एकड़ जमीन बची, जिसमें 4 एकड़ जमीन में प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। यह निर्माण जल्द पूरा होने की बात कही गई, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका। बायर्स ने सीएम पोर्टल और नोएडा प्राधिकरण से भी मामले की शिकायत की है। बायर्स ने एक साथ होकर वेब एसोसिएशन बनाया है और गुहार लगाई है कि मीटिंग में उसके गुर्गे खुद को राजा बताते हैं, बायर्स को डराकर भगा देते हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ आलोक टंडन से भी मामले की शिकायत की गई। वेब ग्रुप ने एक रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर को भी लूट लिया। रिटायर्ड कमिश्नर की शिकायत पर भी आलोक टंडन ने कोई कार्रवाई नहीं की और वेब ग्रुप ने हर कदम पर लोगों के साथ धोखा किया है, छल किया है। कुछ इनके पारिवारिक कारण रहे तो उस वजह से कुछ महीने का डिले मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट को डेवलप करना बहुत देर बाद शुरू किया। और ख़ास बात ये की कि 152 एकड़ में से 110 एकड़ जिसके ऊपर लोगों के प्रोजेक्ट्स बनने थे, वो नोएडा अथॉरिटी को ज़मीन वापस कर दी
और सिर्फ 42 एकड़ इनके पास रह गए और उसके अंदर अभी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सिर्फ 4 एकड़ के एरिया में बन रहे हैं। बाकी का जो एरिया है वो उजाड़ पड़ा हुआ है, गंदगी, गड्ढे और सब उसमें भरे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन लेट होती गई, लोगों की क्वेरीज भी वाजिब थी, तो ये हमेशा रिटर्न में भी और अदरवाइज भी एश्योर करते रहे कि जल्दी काम शुरू होगा, जल्दी प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, टाइम पे दिया जाएगा। लेकिन जब लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने इंक्वायरी की तो पता चला 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट टावर्स को छोड़कर, ट्रूसिया और एमोर, इन्होंने बाकी किसी टावर पे कोई काम शुरू ही नहीं किया। मुझे ये कहा गया था कि 2016 में आपको हम इसकी पोजीशन दे देंगे आपको 4 साल के अंदर। आज 2019 आ रहा है, अभी मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि मेरे को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी ये सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। 33 मंजिल का बोला गया था, वो 28 मंजिल इन्होंने काट दी है, 5 मंजिल उसके अंदर से, और अभी वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अंदर इंटरनल कुछ काम नहीं हुआ, कि कुछ फ्लैटों के अंदर कहीं भी काम नहीं हुआ। हमारे सारे फ्लैट अंदर से रॉ हैं और आउटर फिनिशिंग नहीं हुई फ्लैटों की अभी तक। आप देख रहे हो सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कुछ पेंट पॉलिश कुछ कहीं भी नहीं हुआ अभी कुछ भी। तो हमें नहीं उम्मीद अभी ये जितनी जल्दी, अब आज हमने जो ये न्यूज़ सुनी है कि ये भागने की फिराक में थे, तो इसका मतलब लगता है कि ये बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को कि हमें ये अपार्टमेंट मिल पाएंगे। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया के नोएडा संवाददाता निशांत शर्मा की रिपोर्ट भी देखिए। दिल्ली एनसीआर के अंदर 100 करोड़ का फरोड करने वाला पोंटी चड्डा का बेटा मोंटी चड्डा आज फरार होने वाला था। वहीं ईओडब्ल्यू टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और सवाल तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की, वहीं ईओडब्ल्यू को क्यों कार्रवाई करने का ऐसा अवसर मिला। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी घेरे में है और उसके बाद भी तमाम जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे वो बिल्डर भी जो पोंटी चड्डा का बेटा है मोंटी चड्डा ने अब तक कितने लोगों के साथ इतनी बड़ी जालसाजी की और उसके बाद वो फरार हो गया। हमारे साथ कुछ बायर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या उनका कहना है और किस तरीके से जो फरौड किया गया है। सर क्या हुआ है, किस तरीके से इस बिल्डर ने फरौड किया? मेरे साथ तो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि ना तो मेरी यहाँ पर कोई इन्होंने बनाना शुरू किया है, ना कोई ज़मीन है इनकी यहाँ पर, ना कोई इनका कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पर, और मुझसे इन्होंने 1 करोड़ 5 लाख रुपए ले रखे हैं सन 2012 में, और कोई वापस करने का कोई इनका नहीं है। एमियंस नाम से इन्होंने मेरा फ्लैट बुक किया, जो आज तक इन्होंने कभी चालू ही नहीं किया, सिर्फ बुकिंग कर ली। टोटल 4-5 हज़ार कस्टमर से इन्होंने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपये लेकर ये टोटल 5 से 10 हज़ार करोड़ के बीच में ये पूरा फ्रॉड किया हुआ है और सब इस तरह से है। प्रशासन के द्वारा तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बिल्डर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की गई हो। बिल्डर ने खुद ही लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा इकट्ठा करके और ज़मीन को सरेंडर कर दिया और किसी को बताया तक नहीं। हम लोगों को जो पता है वो सिर्फ न्यूज़पेपर की न्यूज़ से ही पता है, अदरवाइज़ इसने कभी किसी को बताया नहीं। प्रोजेक्ट के नाम से फ्लैट्स बुक कर लिए, लोगों से पैसा ले लिया, ना वो प्रोजेक्ट है, ना उसकी ज़मीन है, ना उसकी जगह है और ना कहीं प्रोजेक्ट की शुरुआत है। ब्रोकर तो सब पल्ला झाड़ गए। 2016 में हमारे जैसे लोग इकट्ठे हुए, हमने एक एसोसिएशन बनाया और एसोसिएशन ने इनसे मीटिंग की लगातार 2016 में, 17 में, 18 में। तो इनके पास कभी भी कोई सॉलिड प्लान नहीं था, कोई व्यवहारिक बात नहीं थी, कोई बिजनेस की बात नहीं थी। हमेशा गोली देते रहे, टरकाते रहे। आखिर करके हमने पिछले साल एनसीडीसीआरसी में केस फाइल किया अपनी एसोसिएशन की तरफ से बायर्स के बिहाफ पे कि जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं, जो प्रोजेक्ट अभी बहुत ही लो स्टेज पे हैं, उनके लिए पोजेशन दिया जाए, देरी की कंपनसेशन प्रॉपर दी जाए और वो जो 152 एकड़ का प्रोजेक्ट दिखा के 4 एकड़ के प्रोजेक्ट में 2 कंक्रीट के टावर खड़े करके जो दे रहे हैं उसका कंपनसेशन दिया जाए। लोगों को ठगने का काम किया है, सिर्फ उनकी मेहनत का पसीना और जो उनकी मेहनत की कमाई थी उसको बिल्डर ने डकारा और करोड़ों रुपया 100 करोड़ लगभग डकारने के बाद 5,000 करोड़ की बात है। खुद बायर्स बता रहे हैं 5,000 करोड़
सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद के अंदर इतना रुपया ठगने के बाद बिल्डर जो है मोंटी चड्डा वो फरार हो रहा था थाईलैंड। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही रही कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं ईओडब्ल्यू जो इकोनॉमिक्स टीम है उसने कार्रवाई कर उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। वहीं उस पर कार्रवाई की भी और बात की जा रही है और दिल्ली पुलिस उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन 2018 से ही कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं घेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन है। अब देखने वाली अभी बात होगी कि इस बिल्डर पर और क्या कार्रवाई होती है। नोएडा से निशांत शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मोहित खड़वाल के साथ, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल हमारे साथ निशांत शर्मा सीधा जुड़ रहे हैं, संवाददाता। निशांत, जिस तरीके से ये फ्रॉड किया गया है, क्या अभी तक इस जालसाजी को लेकर कोई एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया, प्राधिकरण की तरफ से लिया, क्योंकि सीएम पोर्टल तक इस मामले की शिकायत जा चुकी है? देखिए वंदना, बिल्कुल आपको पूरा हम बताना चाहेंगे, पूरा अवगत कराना चाहेंगे जिस मामले की बताया जाए कि नोएडा के सेक्टर 32 में एक प्रोजेक्ट बनाने की बात कही गई थी, जिसमें 152 जो एकड़ में प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, जिसमें से 110 एकड़ जमीन जो प्राधिकरण को वापसी कर दी गई और उसमें 42 एकड़ जमीन बची, जिसमें 4 एकड़ जमीन में निर्माण वेब ग्रुप ने किया और उसके बाद 4 एकड़ जमीन में जो L&T के द्वारा प्रोजेक्ट जो बनाने की बात की गई, कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई और तमाम वहां पर चांदनी चौक और बड़े बड़े आशियाना, मॉल और पार्क बनाने की बात की गई और लोगों को खूबसूरती के नाम पर ठगने की बात की गई। वहां पर घर देने के नाम पर लोगों को सन 2012 में जनवरी में ही पैसा जमा कर लिया गया, जबकि अप्रूवल जो आया वो 2012 अगस्त में आया, जबकि 7 से 8 महीना बाद उसका अप्रूवल आता है और 8 महीने पहले ही 80 से 85% उसका पैसा जमा कर लिया जाता है। और उसके बाद में आपको यह भी बता दें कि उसके तमाम एक ही नहीं मामले हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जो कि गाजियाबाद में भी जो डेवलपर अथॉरिटी द्वारा साल 2003 में हाईटेक सिटी को डेवलपर योजना के लिए इन्होंने योजना निकाली थी प्राधिकरण के द्वारा। उसके बाद उसको एक प्राइवेट बिल्डर को नियंत्रित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 2005 में आरोपियों को जो अप्पल चड्डा हाईटेक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए। विज्ञापन देने के बाद में उन्होंने अपनी सनी वुड और एनक्लेव, लाइव वुड, एनक्लेव और क्रेस्ट वुड और एनक्लेव और जो कि कई ऐसी जो संस्थान के नाम से अलग अलग नाम से सेक्टर 7 में, 15 में, 16 में, 17 में बनाने की बात की गई और पूरे प्रोजेक्ट को 8 महीने में देने की बात की गई, लेकिन पूरे 18 महीने में भी ये प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। जबकि 11 साल बीतने के बाद पूरे इस मामले को 11 साल बीत गए और बायर्स लगातार दर की ठोकर खाते रहे। उनसे भी कभी 65%, किसी से 85% पैसे जमा करा लिए। लगभग 100 करोड़ की पूरी इसमें घोटाला करा गया गाजियाबाद से और करने के बाद उनको भी घर नहीं मिला। तो साफ है कहीं ना कहीं जो लिंक ड्रिकर है, जो मोंटी चड्डा है, उसके बड़े ना सिर्फ फ्रॉड हुआ है बल्कि सुपर फ्रॉड यहाँ पर किया गया मोंटी चड्डा की तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरीके से इस काले कारनामे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और उसके बाद प्रशासन ने क्या किया है, प्राधिकरण की तरफ से क्या किया गया, इसी पर फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनु खान जी हैं, प्रेसिडेंट हैं बायर एसोसिएशन के, और उसके साथ ही नेफोमा के सदस्य RK कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आप दोनों का न्यूज़ 1 इंडिया पर। सबसे पहले अनु खान जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से बायर्स को गुमराह किया गया, आपसे मैं जानना चाहूंगी कैसे छला जाता था बायर्स को, उनकी गाढ़ी कमाई को कैसे हड़प लेते थे ये बिल्डर, और उसके साथ ही मोंटी चड्ढा के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपकी तरफ से क्या एक्शन अभी तक लिया गया एसोसिएशन की तरफ से? देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डर ही शामिल होता है। सबसे बड़ा जो घोटाले का जिम्मेदार है वो प्राधिकरण है। प्राधिकरण ही अपने पैसे बनाने के लिए और सरकार जो होती है वो मिल बांटकर अपना हिस्सा रखने के लिए जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनको आगे लाते हैं और उनके थ्रू अपना कमीशन सेट करने के लिए इनको जमीनें दी जाती हैं। आप देखेंगे कि जिस बिल्डर की औकात नहीं है कि वो 5 एकड़ बना पाए, उसको आप 100 एकड़ जमीन दे देते हैं। तो ये खुद सरासर गलत है कि वो देखा जाए कि वो कैसे बना देगा। आज वही कारण है कि 10 साल हो गए हैं और लोगों को घर नहीं मिल पाए हैं। आप यहाँ देखेंगे नोएडा में वेब सिटी जो सेंटर बनाया हुआ है, आप 4000 फ्लैट बायर हैं जो 10 साल से परेशान हैं। आप सोचो कि वो बायर जो पूरी जिंदगी भर की कमाई उन्होंने उसमें प्रोजेक्ट में लगा दी, 1 करोड़ के करीब का फ्लैट है, वो 80-85% वो दे के बैठे हुए हैं। 4000 करोड़ लगभग यहाँ से पैसा उसने बटोर लिया। फिर इसके बाद गाजियाबाद प्राधिकरण में गया, गाजियाबाद
प्राधिकरण से मिलके उसने गाजियाबाद में वेब सिटी डेवलप की, वहां के बायर को ठगा और सरकार चुप रही। ऐसा नहीं है कि सरकार, जितनी भी सरकारें आई 3-3 4-4 सरकारें बदल जाती हैं और सबका वही हाल रहता है, बिल्डरों पर कोई लगाम नहीं लगती है। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी है, कैसी संभव है? आखिर में बाहरी लुट रहा है, सरकारें अंधी होकर देख रही हैं, प्रशासन अंधा होकर देख रहा है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर दौरा करके गए हैं, प्राधिकरण से भी चर्चा की थी, क्या आप लोगों की मुलाकात उनसे हुई थी? हम लगातार अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब आए हैं, हमने पूरा 1 घंटा मीटिंग चली है। सारे गाजियाबाद, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, सभी अधिकारी वहां पर अवेलेबल थे, मंत्री वहां पर थे, विधायक वहां पर थे, सबके समक्ष 1 घंटा मीटिंग चली है। वहां यही सारी बातें हमने रखी हैं, 9 पॉइंट हमने वहां उनको दिए हैं कि भाई ये यहाँ की समस्याएं हैं, इन पर कार्रवाई करिए। यही नहीं कि आज ही की बात नहीं है, 4 दिन पहले की, हम जब से सरकार बनी है तब से 5वीं बार मीटिंग है, 5 बार हम और उनको दे चुके हैं। और मंत्री समिति भी बनवाई गई थी पहले, जब सरकार बनी थी बीजेपी की, मुख्यमंत्री साहब बैठे थे, फर्स्ट मीटिंग हमारी लखनऊ में हुई थी। वहां जाके हमने कहा था कि दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बायर और बिल्डर की समस्या है। तो हमने कहा था उनसे कि आप मंत्री समिति बनाइए, मंत्री समिति बना के इन पर कार्रवाई करवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए मंत्री समिति तो बना दी, वो आश्वस्त हो गए कि जो मंत्री समिति बनाई है वो बायर के फेवर में काम करेगी। लेकिन मंत्री समिति जो बनी वो 2 साल आज हो गए, यहाँ आती रही, जाती रही, बिल्डरों से मीटिंग करती रही, प्राधिकरण के अधिकारियों से मीटिंग करती रही, जो फ्लैट बायर थे, पीड़ित थे, जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई बिल्डरों को दे दी थी, उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं करी। अधिकारियों के फटकार भी लगाई, प्राधिकरण के जो अधिकारी हमने यही उनसे मुख्यमंत्री साहब से बात रखी, यही हमने उनसे कहा कि आपने तो अच्छा काम किया था, मंत्री समिति बना दी थी, लेकिन जो मंत्री समिति आई, क्योंकि उसमें हमारा जो प्रतिनिधि था गाजियाबाद का होना चाहिए था, या गौतम बुद्ध नगर से कोई विधायक सांसद होना चाहिए था, उस मंत्री समिति में शामिल नहीं था। तो हमने आग्रह निवेदन किया है मुख्यमंत्री साहब से कि आप यहाँ का जो प्रतिनिधि है, हमने उनसे एक नाम दिया है कि जो जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह जी, उसको उस मंत्री समिति में रखा जाए, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम भी, बाहर भी यहाँ का जा पाएगा उनके पास, या यहाँ के सांसद हैं उनको रखा जाए। तो ये तो करा नहीं, आपने मंत्री समिति बनाई, वो कोई विधायक कहीं का है, कोई मंत्री कहीं का है, उनको समस्या ही नहीं मालूम। तो 2 साल बाद जब आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, आप लोगों ने अपनी समस्याओं को एक बार फिर से उनके सामने रखा, ये भी बताया कि समिति में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया? मुख्यमंत्री ने तो देखो पहले भी बोला था, आज भी उन्होंने आश्वासन दिया और कड़े रुख से उन्होंने कहा प्राधिकरण के अधिकारियों को कि जो बिल्डर बायर की समस्याएं जल्द से जल्द सुलझा ली जाए और उनको न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित तो बाहर ही हैं। आपने जिंदगी भर की कमाई उन्होंने दे दी, अब उनको दोहरी मार पड़ रही है, बच्चों की फीस देना है, घर का रेंट भी देना है, किस्तें भी देनी है, जो मकान ले रखा है उसकी किस्तें देनी है, तो वो जीवन यापन कैसे कर रहा है ये तो बाहर ही जानता है भाई। उधार ले लेके कर रहा है, कर्जा ले लेके कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या, बिल्कुल बड़ी समस्या है। आर के कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर के जी, 85% पैसा देने के बावजूद भी अभी तक ना पोजेशन मिला, ना प्रोजेक्ट कोई पूरा हो रहा है, उसके बावजूद भी कैसे आगे प्रोजेक्ट के लिए उनको पैसा मिल जाता है? बिल्डर्स पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, आप क्या वजह समझते हैं? बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई ना होना मुझे लगता है कि प्रशासन और अथॉरिटी की मिलीभगत की वजह से ऐसा होता है जी। अगर अथॉरिटी और प्रशासन चाहे तो ये बिल्डर कहीं भी नहीं जा सकते हैं, इनको पकड़ के ये लोग सारे फ्लैट बनवा सकते हैं और बिल्डर बायर्स को दे सकते हैं। लेकिन इनकी तरफ से ढुलमुल रवैया होने की वजह से बिल्डर या तो भाग जाता है जी, या फिर एनसीएलटी में चला जाता है, या फिर अपने आप को दिवालिया घोषित। बिल्कुल इसी फिराक में तो मोंटी चड्ढा भी था, भागने की फिराक में था, एयरपोर्ट से पकड़ा गया। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोंटी चड्ढा भी भागने की ही फिराक में थे, लेकिन प्रशासन और पुलिस की बदौलत उनको पकड़ा गया जी। ऐसे ही दूसरे बिल्डर हैं जो कि बाहर भागने की फिराक में रहते हैं, उनके पास पैसा तो पहले ही पहुंच चुका होता है सारा जी, जो वो देना नहीं चाहते हैं। जो प्रोजेक्ट बकाया पड़े हुए हैं, जिनमें और बाकी पैसा लगा हुआ है, बिल्डरों को ये लगता है कि मैं पहले ही सारा पैसा ले चुका हूँ, मैं अपना प्रॉफिट इनमें क्यों लगाऊं? अगर मैं भाग सकता हूँ तो भाग जाऊं, नहीं तो मैं अपना ये जो इसमें दिवालियापन घोषित करा सकता हूँ, तो इनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मुझे सरकार से ये गुजारिश करनी है
कि दिवालियापन घोषित करने के बाद भी इन्होंने जो पैसा ले रखा है बायर्स का, वो आखिर में कहीं तो लगाया होगा, वो पैसा कहीं तो रखा होगा। दिवालिया आप घोषित कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बायर्स ने पैसा दे रखा है, जो हमने पैसा दे रखा, हमारी बहुत मेहनत का पैसा है, जिसके लिए हमने मकान के लिए दे रखा, वो हमारा पैसा दिला दो। आप उनको दिवालिया घोषित कर दो, कोई बात नहीं, जेल में डाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मकान, हमारा पैसा तो दिला दो अल्टीमेटली। कि सारी जिंदगी की कमाई हमने उसमें लगा दी है, हमारे बच्चे चाहते हैं कि हमारे मकान मिले, हम जाके उनमें शिफ्ट हों। एक सारे जीवन की खुशियां हमारी दांव पे लगी हुई हैं। कुशवाहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर एक इंसान का एक सपना होता है कि उसके पास एक सपनों का घर हो, और ऐसे ही सपने दिखाकर चला जाता है इन बिल्डर्स की तरफ से। कोई समाधान इसका हो सकता है जिससे जो अभी तक पैसे फंसे हुए हैं लोगों के, वो वापस मिल जाए, या सरकार इस पर क्या एक्शन ले सकती है जिससे सख्ती से वाकई धरातल पर काम होता हुआ नजर आए? मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से सारे एक्शन ले सकती है, और सरकार को एक्शन लेने भी चाहिए जी। अगर सरकार एक्शन लेने में विफल रहती है तो भारत देश में बायर्स की तरफ से क्रांति आ जाएगी। बायर्स रोड पे आके बिल्डरों के घरों में, अथॉरिटी के घरों में घुसना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे मकान तो चाहिए, उसने पैसा दे रखा है, कहाँ जाएगा वो? अगर सरकार नहीं सुन रही है, अगर अथॉरिटी नहीं सुन रही, तो जिस मकानों में आप लोग रहते हो, बायरों को उनमें रख लीजिए, आप छोड़ दीजिए आप बिल्डरों को। हम नहीं कहते हैं कि बिल्डरों को आप पकड़ के कुछ करो, हम तो ये कह रहे हैं हमारे मकान दिला दीजिए, चाहे आप अपने मकान दे दीजिए, चाहे उनसे दिलवाइए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हमारा पैसा दिया हुआ है, मुझे मेरा मकान चाहिए। तो बायर्स की तरफ से गुजारिश ये है, अथॉरिटी से, सरकार से भी, कि जैसे भी हो इन 1-2 सालों में, जब तक यहाँ पे यूपी में योगी जी की सरकार है, योगी जी ने अभी हमें विश्वास दिलाया था कि बायर्स निराश ना हो, मुझ पे विश्वास रखें। हमें योगी जी पे बहुत विश्वास है। योगी जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं। योगी जी बायर्स की प्रॉब्लम को समझते हैं। योगी जी से गुजारिश ये है कि वो अथॉरिटी को निर्देशित करें, प्रशासन को निर्देशित करें, जो भी बिल्डर भागने की कोशिश में है उनको भागने ना दिया जाए, जो बिल्डर अपने आप को दिवालिया घोषित करने के प्रोसेस में है उनको बिल्कुल भी दिवालिया घोषित। बिल्कुल, मुख्यमंत्री से उम्मीद जगी है और मुख्यमंत्री ने भरोसा भी दिया है, हो सकता है कि अब जल्द ही इस पर कार्रवाई हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनु खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर के कुशवाहा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं कि आखिर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कैसे योजना निकाली गई, हाईटेक सिटी डेवलपमेंट करने के लिए जो योजना निकाली गई थी, कैसे उसमें धोखाधड़ी हुई है। योजना में प्राइवेट बिल्डर्स को निमंत्रण दिया गया था, ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद 2005 में आरोपियों ने अखबारों में विज्ञापन दिए और कंपनी उपल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर विज्ञापन दिए गए। ये जानकारी एक्सक्लूसिव तरीके से न्यूज़ वन इंडिया के पास पहुंची। हाईटेक टाउनशिप पे अपने प्रोजेक्ट में बुकिंग के लिए डिस्काउंट ऑफर किए गए। करीब 11 साल बाद भी 65 से 85% रकम लेने के बाद भी पोजेशन अभी तक नहीं दिया गया। आरोपों के मुताबिक मोंटी चड्ढा ने 100 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। शराब कारोबारी मोंटी चड्ढा की 2012 में गोली मारकर हत्या हो गई थी। उसके बाद पूरे साम्राज्य को संभाल रहा है मोंटी चड्ढा और गलत तरीके से वो लोगों को फंसा रहा है। हर कदम पर उसने लोगों को गुमराह किया है। कितनी सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो न्यूज़ वन इंडिया इस मुहिम पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेगा और पल पल की हर अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी कि आखिर कितना सख्त एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है बायर्स को कि अब उनकी समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।